Friends, hello and welcome to New Light Online Academy. I am Akanksha. So friends, लास्ट लेसन में हमने डिस्कस करा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस. राइट, तो स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी. कैपेसिटी कहने का मतलब क्वांटिटी. राइट, क्वांटिटी किसकी? हीट की. हमने क्या कहा? हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट की क्वांटिटी. अब वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है? वो रिक्वायर्ड है सिस्टम के टेम्परेचर को राइज करने के लिए. राइट, सिस्टम के टेम्परेचर को रेज करने के लिए वो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है. यानी कि एक आसान भाषा में अगर हम कहें तो हीट कैपेसिटी जो होती है वो किसी भी सिस्टम के लिए उतनी हीट होती है जितनी कि उसके टेम्परेचर को एक लोअर वैल्यू से एक हायर वैल्यू तक पहुंचा दे. राइट, लेकिन हम ये तो नहीं लिख सकते, तो हमें एक उसकी प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो प्रॉपर डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम बिटवीन एनी टू टेम्परेचर्स इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट required to raise the temperature of the gas, right, to raise the temperature of the system, not the gas, of the system from lower to higher temperature divided by the temperature difference. right, तो मैंने आपको यही चीज़ बताई कि उतनी हीट जितनी कि सिस्टम के टेम्परेचर को लोअर से हायर वैल्यू तक ले जाए. तो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है हीट कैपेसिटी. राइट, हमें यहाँ पर पढ़ना है स्पेसिफिक हीट. राइट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट भी जो होती है वो हीट कैपेसिटी ही होती है, लेकिन डिफरेंस ये है दोनों में कि स्पेसिफिक हीट में जो मास होता है सिस्टम का, राइट, मास ऑफ द सिस्टम जो होता है वो 1 ग्राम होता है. हम जब मास सिस्टम के मास को 1 ग्राम ले लें तो हमारी हीट कैपेसिटी जो होती है उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट. राइट, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इफ़ द मास ऑफ द सिस्टम इज़ 1 ग्राम द हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम. राइट, और इसकी डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. और स्पेसिफिक हीट को हम डिनोट किससे करते हैं? हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर सी से. राइट, तो अब हमें यहाँ पर बात करनी है कि स्पेसिफिक हीट की लिमिट क्या होती है. लेकिन हमने लिमिट की बात क्यों करी? लिमिट की बात हमने इसलिए करी क्योंकि गैस, किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती, या उस गैस के लिए सिंगल स्पेसिफिक हीट नहीं होती. स्पेसिफिक हीट वैरी कर सकती है उस गैस की. राइट, अब ऐसा क्यों होता है? अगर हमने किसी गैस को हीट किया, राइट, हमने किसी गैस को हीट करा, उस गैस का टेम्परेचर राइज हुआ. राइट, उस गैस का टेम्परेचर राइज हुआ जिसकी वजह से उसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे. राइट, उसका प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहेगा. और अगर उसका प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो फिक्स नहीं है तो 1 ग्राम गैस को, राइट, 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से राइज करने की जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, राइट, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 1 ग्राम गैस को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए वो हीट रिक्वायर्ड जो कि वो फिक्स नहीं होगी. इसी वजह से हम कहते हैं कि किसी भी गैस की एक सिंगल स्पेसिफिक हीट नहीं हो सकती, या किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट यूनिक नहीं होती. वो डिपेंड करती है कि वो गैस जो है किन कंडीशंस में हीट करी गई. राइट, उसकी कंडीशंस क्या थी उस गैस के हीट होने की. तो हमें ये जानना है कि लिमिट क्या होती है स्पेसिफिक हीट की. राइट, हमने ये कह दिया कि स्पेसिफिक हीट यूनिक नहीं होती, सिंगल नहीं होती किसी भी गैस के लिए. तो अब हमें ये जानना है कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकती है. तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक सिस्टम. हमारी एक सिलेंडर में गैस फिल्ड है. राइट, गैस फिल्ड है एक सिलेंडर में, और उस गैस का मास जो है वो है स्मॉल m. हमने जो सिलेंडर में गैस फिल्ड करी है उसका मास जो है स्मॉल m है, और उस सिलेंडर में एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, और वो पिस्टन जो है वो एयर टाइट है. राइट, एयर टाइट मूवेबल पिस्टन है उस सिलेंडर में.
अब हम फर्स्ट केस ये लेते हैं। हमारा फर्स्ट केस ये है कि हमने गैस को क्या करा, हमने गैस को सडनली कंप्रेस कर दिया, राइट। गैस को हमने कोई भी हीट प्रोवाइड नहीं करी, हमने क्या करा, हमने सिर्फ गैस को कंप्रेस कर दिया। गैस को कंप्रेस करने की वजह से उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइट, उसका टेम्परेचर राइज होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उस गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, राइट। कंप्रेशन हम करेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, राइट, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है गैस का वो राइज होगा। अब ये राइज इन टेम्परेचर होने की वजह से, राइट, ये राइज इन टेम्परेचर जो हो रहा है वो होने की वजह से क्या हो रहा है, हमने राइज इन टेम्परेचर की वजह से कुछ नहीं होगा, हमने क्या करा, हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं करी, यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी 0 है। अब इससे जानने से पहले हमें एक बात और जाननी है कि हीट, स्पेसिफिक हीट जो होती है हमारी, वो होती है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा सी, जहाँ पर m जो है वो हमारा मास ऑफ द सिस्टम है, और डेल्टा टी क्या है, ये हमारा टेम्परेचर चेंज है, और ये जितनी हीट हमने दी है सिस्टम को वो है। तो हमने क्या कहा कि हमने हीट दी नहीं, हमने सिस्टम को कोई भी हीट नहीं दी, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये 0 हो गई हमारी। अब अगर हम डेल्टा क्यू की वैल्यू इस सी की वैल्यू में रखें, तो यहाँ पर 0 रखने की वजह से क्या होगा, इस पूरे सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम सी की जगह पर ये है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, अब डेल्टा क्यू की वैल्यू हमारी 0 है, तो हमने 0 रख दिया, फिर ये एम डेल्टा टी हमने एज इट इज़ रख दिया, तो ये सी की वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू 0 आई। यानी कि जब हम गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं, हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं करी सिस्टम को, हमने क्या करा, सिर्फ गैस को कंप्रेस करा, तो गैस के कंप्रेशन की वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट जो होगी सिस्टम की, इस केस में 0 होगी, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने सिस्टम को, गैस को हमने हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, हमने कुछ हीट प्रोवाइड करी सिस्टम को, और गैस एक्सपैंड हो गई, राइट। हमने हीट प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर राइज हुआ सिस्टम का, हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, हमने कुछ इसे हीट प्रोवाइड करी सिस्टम को, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हुआ। अब टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होगा, राइट। हमने क्या कहा कि हमने सिस्टम को हीट दी, ठीक है, हीट देने की वजह से टेम्परेचर में एक इंक्रीमेंट हुआ, राइट, क्योंकि हमने हीट दी है। फिर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने की वजह से एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ गैस का, राइट। अब ये जो टेम्परेचर डिक्रीज है और ये जो टेम्परेचर इंक्रीज है, ये दोनों ही जो हैं ये एक दूसरे को कंपेंसेट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ, राइट। टेम्परेचर राइज होने की वजह से गैस एक्सपैंड हुई, एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो हमने जो हीट प्रोवाइड करी उसकी वजह से जो राइज इन टेम्परेचर हुआ था उसे ये वैल्यू कंपेंसेट करेगी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारी डेल्टा टी की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट। जितना इंक्रीज़ हुआ था उतना डिक्रीज़ हो गया। इस केस में सी की जो वैल्यू आएगी वो होगी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। अब यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। मैंने क्या कहा, डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू 0, एंड हमें ये बात पता है कि 1/0 इज़ इन्फिनिटी,
सो इस केस में हमारी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो होगी इनफाइनाइट, यानी कि जब हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें, सिस्टम में एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ करे, इस केस में जो हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो होगी इनफाइनाइट, राइट। अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस ये है कि हमने सिस्टम को फिर से हीट प्रोवाइड करी, राइट। सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी, हीट प्रोवाइड करने की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, राइट। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हुआ इसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। हमने ये कहा कि अब ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, राइट, रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, राइट, रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि जितना टेम्परेचर राइज हुआ ये ज़्यादा है जितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ उससे। तो इस केस में क्या होगा, हमारी डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमने सिस्टम को हीट दी, हीट देने की वजह से सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ, राइज होने की वजह से एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होने के बाद सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। लेकिन इस केस में हम ये कह रहे हैं कि जो हमने हीट प्रोवाइड करी थी उसकी वजह से जो राइज इन टेम्परेचर था वो डिक्रीज इन टेम्परेचर से ज़्यादा है, राइट, ज़्यादा है। तो क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू विल बी पॉजिटिव, राइट। डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। डेल्टा टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी ये पूरी ही क्वांटिटी जो होगी ये पॉजिटिव होगी। कहने का मतलब है कि हमारी स्पेसिफिक हीट जो होगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, राइट। ये हमारा थर्ड केस है। फोर्थ केस हमारा ये है कि हमने सिस्टम को फिर से हीट प्रोवाइड करी, ठीक है, सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी, सिस्टम का टेम्परेचर राइज हुआ, फिर से एक्सपेंशन हुआ और फिर से डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा राइज इन टेम्परेचर है ये हमारा फॉल इन टेम्परेचर से कम है, राइट। हमने जितनी हीट दी उसकी वजह से जो टेम्परेचर राइज हुआ वो हमारा फॉल इन टेम्परेचर से कम है। इस केस में क्या होगा, डेल्टा टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू जो होगी वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी। और अगर डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारी सी की वैल्यू भी क्या होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, राइट। तो ये हमारे 4 केसेस हैं। पहला केस जब हमने सडनली कंप्रेस किया गैस को, एंड बाकी 3 केसेस में हमने हीट प्रोवाइड करी जिसपे टेम्परेचर्स की का डिफरेंट कंडीशंस हमने लगाया, राइट। तो ये 4 केसेस हैं और इन 4 केसेस से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारी स्पेसिफिक हीट जो होती है किसी भी सिस्टम की, राइट, उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, वो 0 से इनफाइनाइट तक वैरी कर सकती है उस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, राइट। तो हमारी लिमिट जो होती है स्पेसिफिक हीट की वो यही होती है कि वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है और वो 0 से इनफाइनाइट तक वैरी कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन करिए। अब हम बात करने वाले हैं 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, राइट। तो इतनी सारी स्पेसिफिक हीट्स में से 2 स्पेसिफिक हीट्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कहते हैं। पहली मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम ये जानते हैं पहले कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। So molar specific heat at constant volume is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas, right? मैंने क्या कहा, 1 mole of gas. To raise the temperature of 1 mole of gas through 1 degree Celsius at constant volume, right? यानी कि constant volume पर जितनी heat required हो, जितनी amount of heat required हो,
1 मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए। वेयर एज ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दोनों बातें मतलब एक जैसी ही हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कहा और यहाँ पर हमने कांस्टेंट प्रेशर कहा, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, इसे हम डिनोट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिनोट करते हैं CV से, और यहाँ पर हम मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को CP से डिनोट करते हैं। अब एक बात जो काफ़ी ज़रूरी है कि वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV, राइट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई the molar specific heat at constant pressure is greater than the molar specific heat at constant volume। तो इसका आंसर ये है कि जब हम किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, हम CV के केस में लेते हैं, जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करके गैस को हीट सप्लाई करते हैं, तो जितनी हीट हमने सप्लाई करी गैस को, वो पूरी हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लग जाती है। मैंने क्या कहा कि जब गैस की गैस के वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा और हमने गैस को हीट सप्लाई करी, राइट, तो जितनी हीट हमने सप्लाई करी वो पूरी ही गैस की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में लग जाएगी, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, राइट, कांस्टेंट प्रेशर पर हमने गैस को हीट सप्लाई करी, राइट। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो जितनी भी हीट हमने सप्लाई करी गैस को, वो हीट जो है वो दो तरीके से यूज़ होगी, राइट। ये जो है हीट, यहाँ पर जो हम हीट यूज़ कर रहे हैं, ये दो तरीके से यूटिलाइज होगी जितनी हमने हीट सप्लाई करी। पहला कि वो सिस्टम के गैस के टेम्परेचर को राइज करेगी या फिर उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। तो पहला केस हो गया कि उसकी इंटरनल एनर्जी को इसने इंक्रीज़ करा। दूसरा केस ये है कि गैस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, राइट, जो गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के अगेंस्ट ये हीट जो है वो वर्क करेगी। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है उस पर ये हीट जो है अपना हीट जो है ये यूज़ होगा, राइट। तो ये इस केस में कांस्टेंट प्रेशर पर ये हीट जो है ये दो तरीके से यूज़ होगी, यानी कि इस केस में जो वर्क डन है वो ज़्यादा है, राइट। जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वर्क डन ज़्यादा है कंपैरेटिवली कांस्टेंट वॉल्यूम के। तो इसीलिए जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, राइट, वो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। सो दिस इज़ द आंसर। आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप इसे नोट डाउन करिए। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन CP एंड CV की, और इसे हम मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं या स्पेसिफिक हीट रिलेशन कहते हैं। सो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V होता है, राइट। हम कंसीडर करते हैं कि हमारी 1 मोल गैस है, राइट, 1 मोल गैस है और गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कंसीडर किया, तो CV हम लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। अब अगर हम इक्वेशन 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। हम थोड़ा यहाँ पर रफ वर्क करते हैं कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी, तो डेल्टा U एज इट इज़ रहेगा और ये डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी P डेल्टा V की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा +0।
यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा यू, राइट। ये हमने रफ ऑफ किया। तो अब हम लिख सकते हैं इसे डेल्टा क्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो वॉल्यूम पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। तो हम यहाँ पर ये जो सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट बी, इसे हम हटा सकते हैं, राइट। इसे हम रिमूव कर सकते हैं और हम ये डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारी गैस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करती है एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर डेल्टा क्यू की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम डेल्टा क्यू की वैल्यू रखते हैं तो ये होगी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। ये चीज़ क्लियर है कि हमने डेल्टा क्यू की जगह पर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी रखा इक्वेशन 1 से, तो हमारी वैल्यू ये आई। अब अगर हम बात करें आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के केस में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होती है, सिर्फ वो प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो हम प्रेशर, ये जो सबस्क्रिप्ट है प्रेशर, इसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी सिर्फ, और ये हो जाएगा हमारा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। अब अगर हम बात करें सी पी माइनस सी वी की, राइट, यहाँ पर हमने सी पी माइनस सी वी इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ये बताया था कि सी पी जो होता है वो सी वी से बड़ा होता है, राइट। तो अगर हम सी पी माइनस सी वी करेंगे तो ये हमारे लिए ईजी होगा आगे कैलकुलेट करने में इसकी वैल्यू, राइट। तो हमने सी पी माइनस सी वी करा और सी पी की वैल्यू है हमारी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस ये वैल्यू रखते हैं सी वी की डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, राइट। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल, राइट। दोनों वैल्यू सेम है, ये कैंसिल हो गई। सी पी माइनस सी वी हमारा होगा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल, दिस इज 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, हमें पता है पी वी इक्वल्स टू आर टी, राइट। फॉर 1 मोल ऑफ गैस हमारे यहाँ एन की वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल्स टू आर टी। अब अगर हम इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, राइट, हम इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। हमने क्या कहा, हम इसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो जाएगा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर, हमारा कांस्टेंट है, आर एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, राइट। और ये हमारा कैसे हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी कि ऐसे है। सो ये जो वैल्यू होगी डेल्टा टी से डेल्टा टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये होगा पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू आर, राइट। अब ये वैल्यू अगर हम उठा के इस इक्वेशन में रख दें तो हमारी वैल्यू आएगी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू, ये जो था हमारा पी डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इक्वल होगा आर के,
हमारा मेयर्स फॉर्मूला, यहाँ पर R जो है हमारा गैस कांस्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, राइट। हमने क्या करा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा, फिर हमने CV की वैल्यू निकाली, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से ही हमने इसकी CV की वैल्यू निकाली, फिर हमने CP की वैल्यू निकाली, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस हम की वैल्यू हमारी ये आई P डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। फिर हमने बात करी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल्स टू RT, एन की वैल्यू हमारी 1 हो गई। तो यहाँ से हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट। हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया, तो हमारी वैल्यू आ गई R के इक्वल, राइट। हमारा P डेल्टा V बाई डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हमारा R आ गया। इस वैल्यू को उठाकर हमने CP माइनस CV के डिफरेंस में रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया जिसे हम कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसे नोट डाउन करिए, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।